वेलकम बैक टू यूनिमॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी किसके अंदर? जनरल टेस्ट के अंदर। जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज आपको यूनिमॉक्स के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। सीयूईटी 2024 का एग्जाम जल्द आने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता दूं, हम पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था? पार्ट 1 में आता हमारे यूनियन और टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन और टेरिटरीज आती है। देन उसके बाद आर्टिकल आते हैं 1 से 4 तक। ठीक है, याद रखिएगा जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज, हर एक वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 हमने कवर किया था, फिर हमने किया था पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आता है आपका क्या? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर आर्टिकल आते हैं 5 से 11 तक। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। जो जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं मेरी, एक बार रिवाइज कर लीजिए। पार्ट 2 के अंदर क्या आता है? हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर कौन से आर्टिकल है? 5 से 11। फिर आता है हमारा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर क्या आ रहा है? हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि उससे तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कहां से आते हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ठीक है, फिर आता हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या है? पार्ट 4 के अंदर हमारा डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल आते हैं 36 से 51 तक। याद रखेंगे, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 और आर्टिकल आपका 50 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन से, यानी कि पार्ट 4 से। ठीक है, पार्ट 4A के अंदर आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और आर्टिकल हमारा 51A। याद रखिएगा, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा आर्टिकल बताया मैंने अभी आपको? पार्ट 4A। ठीक है, 4A। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पार्ट 5। ठीक है, हम पार्ट 5 कवर कर रहे हैं। पार्ट 5 में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? ठीक है, पार्ट 5 में हम कवर कर चुके हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, काफी सारी चीजें प्रेसिडेंट के बारे में कवर कर चुके हैं। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कवर किया था। हमने किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। फिर हम कवर कर चुके हैं पीएम के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे पीएम के बारे में, जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। और साथ ही बात करेंगे किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑलराइट, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं आपको बताऊं, देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नाम याद रखिएगा, देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इनको कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, और ये देश के अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नाम याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, और हमारे देश में पहले और ओनली, फर्स्ट एंड ओनली अगर मैं बात करूं तो पहले और ओनली अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बात करूं तो हमारे जो थे गुलजारीलाल नंदा थे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। कौन से? एक्टिंग, ये देख रहे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आपको बता देता हूं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में क्या डिफरेंस। प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रॉपर परमानेंट प्राइम मिनिस्टर, जो एक लोकसभा की सीट जीत के आएंगे, मेजोरिटी होगी, सब मिलकर उनको पीएम के लिए चुनेंगे, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और शपथ दिलाएंगे। ठीक है, ओथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलाई जाएगी। ठीक है, अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, कुछ भी चीज हो जाए, ऐसी चीजें हो जाती है, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जो देश के प्रेसिडेंट होंगे वो एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो जो खाली एक गैप है वो फिल कर सके, जब तक हमारे एक प्रॉपर अगेन फिर से एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ना हो जाए। तो ऐसे कौन से इंसान थे वो? जो अकेले इंसान रहे हैं इंडिया के अंदर और पहले भी रहे हैं, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कौन नाम है उनका? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा का नाम याद रखेंगे। ये 2 बार, एक चीज ये भी याद रखना, 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, कब? पहला जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, और दूसरा कब? दूसरा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा देख के। ठीक है, चेक कीजिएगा, अपने आप ही दिमाग लगाइए थोड़े। मैंने आपको बता दिया 2 बार रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अकेले और पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जो विदेश में मरे थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे। किसका नाम? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिनकी डेथ अब्रोड यानी कि विदेश में हुई थी, तो उनका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। और कहां पर मरे थे? ठीक है, कहां पर? ताशकंद। ठीक है, ताशकंद याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ओनली, और फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन से रहे हैं? हमारे गुलजारीलाल नंदा। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे
पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी डेथ आउट ऑफ इंडिया हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर आप सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। तो आपको सिर्फ दो चीजें करनी है, पहला फटाफट जो है प्ले स्टोर पे जाइए और यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और हमारे यूनिमॉन्क सीयूटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी 2024 से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वो सारी चीजें कवर कर ली। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चौधरी चरण सिंह जी का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कभी उन्होंने पार्लियामेंट गए ही नहीं। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर बनता कौन है? प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसे तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन चौधरी चरण सिंह अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे वो कभी पार्लियामेंट गए ही नहीं। तो इनका नाम याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो उनका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था किसके बाद? जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। यह भी याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, आईजी लिख देता हूं, इंदिरा गांधी नाम याद रखिएगा। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। इनके असैसिनेशन के बाद किसको बनाया गया था? राजीव गांधी को, एंड ही वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ अगर बात करें ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, इनका नाम भी मोरारजी देसाई। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो सबसे शॉर्टेस्ट बोले, अगर जिनका टेन्योर रहा है, सबसे कम दिन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मात्र 13 दिन। ठीक है, एक बार मैं क्लीन कर देता हूं, मात्र 13 दिन के ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक से ज्यादा बार भी बने, लेकिन जब एक बार बने थे तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो था वो 13 दिन का था। तो ये आप याद रखेंगे। साथ के साथ आप फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताइएगा, देश की पहली महिला गवर्नर कौन थी और देश की पहली महिला सीएम कौन थी? ठीक है, फटाफट कमेंट में बताइएगा। जिनको पता है और जिनको नहीं पता वो फटाफट जाके क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑलराइट, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। सारी इंफॉर्मेशन दे तो मैं ही दूंगा अल्टीमेटली, बट थोड़ा सा तो आप लगा लो दिमाग। नाउ अब हमने पीएम के बारे में बात कर ली, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे, वो हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। आपने आईएएस का नाम सुना होगा, आईपीएस का सुना होगा, आईएफएस का सुना होगा, ऐसे ही हमारे एक लॉ ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लॉयर बोल देते हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं। ठीक है, उनको लॉ ऑफिसर कहते हैं। और जो सबसे बड़ी पोस्ट है इंडिया के अंदर वो है किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नाम याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है, क्योंकि आर्टिकल 76 कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब कब तक ऑफिस में रहते हैं ये? जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट देख लेते हैं एक बार इन्हें। ठीक है, कौन बन सकता है? अगर हम बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन कौन सकता है, तो वही इंसान बन सकता है जो एक तरीके से क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। यानी कि जिस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, उस इंसान को क्या बनाया जा सकता है? देश का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। कौन अपॉइंट करता है? देखिए, अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये पीएम की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं। लेकिन अपॉइंट कौन करता है? क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनकी जो सैलरी है वो सब जो भी आपके इनके सैलरी हो, चाहे उनका अगर बात करें कि रिम्यूनरेशन हो, कुछ भी हो, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है इसका कि कितनी सैलरी देनी है, क्या देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो हर किसी कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ही हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, याद रखेंगे, ही हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को बोलने की ज्यादातर आजादी होती है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अटॉर्नी जनरल को पूरा पूरा राइट होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिए और बोलने के लिए। ठीक है, वो बोल भी सकते हैं और प्रोसीडिंग्स में हिस्सा भी ले सकते हैं, चाहे दोनों हाउस में से कोई सा भी हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो याद रखेंगे ये। और साथ ही जो ज्वाइंट कमेटी होती है, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, सॉरी ज्वाइंट कमेटी कह रहा हूं, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है या किसी भी कमेटी में, पार्लियामेंट की जो कमेटीज होती है, पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में या ज्वाइंट सेटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है, आप कहेंगे कि सर प्राइम मिनिस्टर फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और अटॉर्नी जनरल में डिफरेंस क्या होगा। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। डिफरेंस यह है कि जब तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो तब तक आप वोट नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है, अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकता। ही कैन टेक पार्ट, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है वहां पे, लेकिन वोट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक लॉ लेके आए, मान लो यूसीसी ही लेके आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इस पे सिर्फ वोट कौन करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल जो है वोट नहीं कर सकते। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब बात करें कुछ प्रिविलेजेस की और इम्यूनिटीज की, तो इनको इक्वली ट्रीट किया जाता है प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज में, किसके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। जो जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी को दी जाती है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उनके बराबर ही दी जाती है। ऑलराइट, याद रखेंगे किसके बराबर दी जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट है। और उन्हें बैन नहीं किया गया प्रैक्टिस से। कौन सी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं या एडवोकेट हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अटॉर्नी जनरल की, तो वो अपने प्राइवेट केसेस नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं, ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, याद रखिएगा। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिल सकती है, याद रखिएगा। देश के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, उनका नाम है एमसी स्टेलवर्ट। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एमसी स्टेलवर्ट जो है वो देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे, और अभी जो करंट हमारे क्या है अटॉर्नी जनरल है, वो हमारे 14th अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कौन से नंबर के, 14th। क्या नाम है, आर वेंकट रमानी। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, आर वेंकट रमानी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने पीएम के बारे में देखा। पहले तो हमने क्या किया, रिवाइज किया, रिवीजन किया, फिर हमने क्या देखा, पीएम के बारे में देखा, उसके बाद हमने क्या किया, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा। मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं ना यहाँ पे, आप उन्हें अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, और कमेंट कीजिएगा जो जो मैंने आपसे सवाल पूछे। अगर आपका कोई भी डाउट है सीयूईटी से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कि कैसे एडमिशन होगा उसके बारे में भी जानना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और साथ में यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।